आप भी शिक्षा के ही काम कर रहे हैं और हम भी शिक्षा के ही काम कर रहे हैं। तो आप हमारे गांव के हैं और इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं तो काफ़ी बेहतर है। यह भी एक चुनौती और जोखिम भरा कार्य है और आप सही तरीके से कर ले रहे हैं। आने वाले समय में आप काफ़ी बेहतर होंगे और हम दिल्ली में, पटना में जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और हमारे गांव से एक उगता हुआ सितारा है, एक चांद तारा कहा जाए, सितारा कहा जाए, तो हमारे लिए तो एक गर्व की बात है कि आप जो कर रहे हैं हमारा सहयोग पूरा रहेगा और पूरी हिम्मत, उत्साह और ऊर्जा। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो दिखाया जाए ईमानदारी के साथ। जहां बात होती है शिक्षा, संघर्ष और समाज में बदलाव की, आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति जुड़ चुके हैं जिनकी पूरी यात्रा शिक्षा को समर्पित रही है। गांव की प्राथमिक पाठशाला से लेकर प्रधानाध्यापक तक का सफर, राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित आज हमारे अतिथि है श्री जितेंद्र कुमार सर। और खास बात यह है कि बिना रुके सीखते रहने का जिद, जो मध्य विद्यालय नावाडीह के प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, जो आपने इस चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। सर, आप छोटा सा एक परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र कुमार, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय नावाडीह, प्रखंड बांके बाजार, जिला गया। सर, सबसे पहले आप शुरुआती दौर के बारे में बताएं और शिक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर आपको? सबसे पहले हमारी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव तिलैया के मध्य विद्यालय तिलैया में हुआ और यहीं से हमने पढ़ने शुरू किया। और जहाँ तक शिक्षक बनने का स्वप्न की बात है, तो जब मैं तिलैया मिडिल स्कूल में पढ़ा करता था जी, तो एक हृदयानंद सर हुआ करते थे। जब हम लोगों की प्रार्थना होती थी जी, और प्रार्थना में जब वे चलते थे तो कोई भी विद्यार्थी जरा सा भी हल्ला गुल्ला नहीं करता था। तो उस समय मेरे मन में लगा कि सबसे बढ़िया नौकरी शिक्षक का है जिसे सभी लोग डरते हैं। अच्छा, यानी हम लोग बहुत डरा करते थे। तो लगा कि हम भी शिक्षक बनेंगे तो हम भी प्रार्थना के पीरियड में ऐसा घूमेंगे और बच्चे हमसे काफ़ी डरेंगे। तो उस ख्याल से मेरा उसी समय से ये बात दिमाग में आ गई कि हम भी शिक्षक बनेंगे। और हमारा प्रेरणा ये रही कि हमारे पिताजी भी शिक्षक थे। अच्छा, और उनसे भी हमें प्रेरणा मिली कि एक शिक्षक का जीवन कैसे संघर्षमय होता है और कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, दे सकते हैं, हम इसमें सफल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए हमें बनने का प्रेरणा मिला। सर, आपके पिताजी एक शिक्षक थे, आपको उनसे क्या प्रेरणा मिली सर? सबसे पहले तो मेरे पिताजी खुद शिक्षक थे जी, और वे जब ड्यूटी जाया करते थे तो मोहर नदी पार करके प्राथमिक विद्यालय पननिया में जाया करते थे जी, और अधिक बारिश भी होती थी, इसके बावजूद भी वे जाया करते थे। क्यों नहीं नदी के किनारे से वापस आ जाना पड़े। तो ड्यूटी करना हम उनसे सीखा है और वे पूरी लगन और मेहनत से कृषि कार्य भी किया करते थे और इसके बावजूद भी उन्होंने ड्यूटी को पक्का रहे। तो ये मुझे ड्यूटी करने का प्रेरणा मुझे मिला, तो लगा कि मैं भी शिक्षक बन करके अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से ड्यूटी का निर्वहन करूंगा। सर, सहायक शिक्षक से प्रधानाध्यापक तक का सफर कैसा रहा? मेरी नियुक्ति 1999 में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से हुआ और मेरी पहली पोस्टिंग मध्य विद्यालय कजूर, वर्तमान में प्रखंड मोहड़ा, जिला गया में हुआ। और वहाँ भी वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब थी जी, और जब मैं वहाँ गया तो मैं एक ही चीज़ सोचा कि मैं पढ़ाऊँगा खूब, और इस कार्य में मैं सफल हुआ। वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार स्नेह दिया। फिर दूरी रहने के कारण मेरा स्थानांतरण वहाँ से हुआ। उसके बाद मध्य विद्यालय जूरी में बांके बाजार ब्लॉक में है पदस्थापित हुआ और वहाँ भी मैं अपनी शिक्षकीय यात्रा के दौरान में विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक गतिविधि जब टेस्ट लिया करता था तो बच्चे काफ़ी उत्साहित होकर के हर शनिवार को टेस्ट लेने का कार्यक्रम किया। इससे बच्चे बहुत प्रभावित हुए और गार्जियन भी बहुत प्रभावित हुए। जी सर। उसके बाद मध्य विद्यालय बेला में प्रमोशन हुआ BA ट्रेंड शिक्षक के रूप में, कुछ दिनों तक वहाँ कार्य किया और उसके बाद 2017 में मध्य विद्यालय नावाडीह में प्रधानाध्यापक के रूप में पदोन्नति हुआ।
तब से आज तक मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। सर, यहाँ तक आने में चुनौती क्या क्या आई, आपने उसे कैसे पार किया? देखिए, सरकारी विद्यालय में सबसे बड़ी चुनौती देखने को मिलता है कि बच्चे विद्यालय में ठहर सकें। इसके लिए हमने विभिन्न प्रकार की गतिविधि नवाचार किया, आनंददायी तरीके से बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया, यानी बच्चों को बोर महसूस न हो विद्यालय में, विद्यालय को आकर्षित करने का प्रयास किया। विद्यालय एक ऐसा आकर्षण मोड में विद्यालय को बनाया ताकि बच्चे खुद आकर्षित होकर के विद्यालय में आए और जुड़े। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती रहा कि बच्चों को हम पूरी टाइम तक विद्यालय में कैसे ठहराव कर सकते। और विद्यालय में एक चुनौती ये भी देखने को मिलता है कि हम समुदाय को विद्यालय से कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि विद्यालय समाज का ही अंग है। जी सर। और सारी शिक्षण गतिविधि विद्यालय के ही इर्द गिर्द घूमती है। तो हमने इस कार्य में सफल रहा कि समुदाय को विद्यालय से जोड़ा। समुदाय के द्वारा विद्यालय में गेट दिया गया, चबूतरा बनाया गया, सुरक्षा बांध तक बनाया गया। ऐसे कई कार्य जो हैं जो विद्यालय के लिए ग्रामीणों ने किया, तो इसमें भी हम बहुत हद तक सफल रहा, जो हम अपने आप को सफल मानते हैं। सर, आपके अनुसार शिक्षा में बदलाव कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जी। शिक्षा को बहुत तरह की परिभाषा दिया जा सकता है। शिक्षा एक अमूल्य निधि है और अगर हम इसमें बदलाव लाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत हमको अपने घर परिवेश से करना होगा, क्योंकि समाज भी एक शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। विद्यालय बहुत बेहतर होगा और समाज अगर उस परिवेश में अपने आप को नहीं ढालेगा तो शिक्षा में बदलाव नहीं हो सकता है। तो बच्चे के माता पिता में भी बदलाव होना चाहिए और बच्चे के माता पिता, बच्चे और शिक्षक, ये तीन महत्वपूर्ण अंग हैं जो इस कार्य को बहुत ही बेहतर तरीके से किया सकता है। अगर शिक्षक चाहे तो समाज में बदलाव ला सकता है। शिक्षक को मार्गदर्शक कहा गया, पथदर्शक कहा गया, बच्चों का शिल्पकार कहा गया, यानी हम बच्चों को कैसे गढ़ सकते हैं, बच्चों को हम कैसे बना सकते हैं, ये हम शिक्षकों पर निर्भर करता है। सर, मुझे जहां तक पता चला है कि आपको काफी सारे अवार्ड मिले हैं। सर, थोड़ा उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? कौन कौन सा पुरस्कार मिला है सर आपको? ऐसे एक शिक्षक जब काम करता है तो अवार्ड के लिए काम नहीं करता है। जी। शिक्षक का काम है शिक्षा देना और बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। जो शिक्षक बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन ला देता है वही सही मायने में शिक्षक है। फिर भी सरकार ने हमारे कार्य को देखा, समझा और मुझे प्रखंड स्तर से लेकर के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार थे, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी गया के माध्यम से भी मुझे शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। इसके बाद टीबीटी मंच के माध्यम से प्रमंडलीय शिक्षक सम्मान से भी सम्मानित होने का अवसर मिला। इसके बाद बिहार सरकार के द्वारा राज्य शिक्षक पुरस्कार 2025 से शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त अभी हाल में ही बिहार विधान परिषद के सभागार में शिक्षक प्रतिभावान सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर बक्सर डुमरांव में मुझे शाहबाद शिक्षक सम्मान से भी सम्मानित होने का अवसर मिला। इस प्रकार से सरकारी और गैर सरकारी विभिन्न संगठन, फाउंडेशन, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से भी कई पुरस्कार, सम्मान मुझे प्राप्त होने का अवसर मुझे मिला है। सर, इतने सारे सम्मान पाने के बाद आपकी जिम्मेदारी और कैसे बढ़ गई? सम्मान मिलना एक सुखदायी पल तो होता ही है जी, लेकिन अगर सम्मान मिला है तो पूरे शिक्षकों और बच्चों के प्रति समर्पित है और सरकार ने हम पर भरोसा किया है, समुदाय ने हम पर भरोसा किया है, परिवार वालों ने भरोसा किया है, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि और हम बेहतर तरीके से कर सकें जिससे बच्चे अधिक से अधिक लाभान्वित हो। और मुझे एक और कार्य करना है, मुझे बच्चों को सिर्फ शिक्षा नहीं देना है बल्कि मुझे जीवन जीने की कला सिखाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वे आगे जीवन अपना कैसे निर्वहन करें, इसके पीछे भी हम काम कर रहे हैं। सर, आपको राजकीय सम्मान पुरस्कार मिला, उस टाइम मन में क्या भाव था? सबसे पहले राजकीय पुरस्कार मिला
तो मुझे जानकारी नहीं थी। 2 दिन पहले विभाग की ओर से पत्र निर्गत किया गया, अच्छा लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी। जी सर। तो हमारे विद्यालय में रह चुके हैं, अभी वर्तमान में दूसरे विद्यालय में चले गए हैं प्रधान शिक्षक बन करके, प्रेम प्रकाश। तो उन्होंने फ़ोन करके बतलाया कि सर आपको राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, से आपको बहुत बहुत बधाई। तो उस समय लगा कि मैं भी इसके योग्य हो सकता हूँ। ऐसे मैं ऑनलाइन किया, विभिन्न गतिविधियों को संयोजन किया, लेकिन मुझे ये भरोसा नहीं थी कि मेरा चयन हो जाएगा। और चयन होना तो वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जो भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया, उसका मुझे कुछ न कुछ हद तक परिणाम सफल रहा। सर आज के समय में शिक्षक समाज को क्या दे सकता है? शिक्षक समाज का दर्पण होता है। जैसे अगर हम बहुत भी खूबसूरत हों और अगर दर्पण सही नहीं हो जी तो हम अपनी चेहरा को नहीं देख सकते। जी ठीक उसी तरह से समाज बहुत सुंदर हो और अगर शिक्षक पथदर्शक न हो तो समाज गलत दिशा में जा सकता है। जी तो आज के परिवेश में खास करके समाज शिक्षकों से बहुत सारी अपेक्षाएं, आशा रखती है कि शिक्षक एक बहुत बेहतर मार्गदर्शक हो, बच्चों को भाव को समझ सके। जी बच्चा को शिक्षा जबरन देने का प्रयास नहीं किया जाए, बल्कि उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए, तब हम समझते हैं कि सही में सही शिक्षक कहला सकते हैं। सर आज के शिक्षक को क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपकी सलाह है? आज हमारे बिहार में बहुत सारी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और अपने देश और दूसरे राज्य के भी लोग यहाँ पर आकर के काम कर रहे हैं। तो बिहार के लिए एक सुखद पल तो है ही कि विभिन्न राज्यों के शिक्षकों का बिहार में आकर के काम करने का मौका मिल रहा है। तो मैं उन शिक्षकों को कहना चाहता हूँ कि संघर्ष हैं, चुनौतियाँ हैं, उसको स्वीकार करना सीखें और हम बेहतर तरीके से कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे रूप मकाम पर हम पहुंच सकते हैं, सफलता हमको मिल सकती है। एक समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। सर आज के युवा शिक्षक हताश हो जाते हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के युवा वर्ग बहुत सारे शिक्षकों के रूप में ज्वाइन किए हैं और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ शिक्षा विभाग को चयन किए हैं और उसमें मैं तो मानता हूँ कि इस विद्या रूपी मंदिर में बच्चे देवी और देवता हैं और हम एक पुजारी की भांति सींचते हैं, सेवा करते हैं। अगर ये भाव हमेशा अगर शिक्षकों में रहा, कार्य करने की लगन रही, प्रेरणा रही, तो बहुत अवसर है, बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ बदलाव लाया जा सकता है। अगर शिक्षक मन से बच्चों को पढ़ाएंगे तो वे इतनी रम जाएंगे कि उन्हें हताश होने की समय ही नहीं मिल जाएगा और वे हताश नहीं होंगे और हमेशा ऊर्जावान बने रहेंगे। क्योंकि इस विद्या रूपी मंदिर में इतनी सारे बच्चों की ऊर्जा अगर हम शिक्षकों को मिलेगा तो कोई हताश होने की संभावना नहीं बनी। सर एक लाइन में कहा जाए, एक अच्छा शिक्षक कौन हो सकता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कथन है कि अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों को दिमाग में जबरन न ठूसे बल्कि उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सके। तो हम यही कहना चाहते हैं, सभी शिक्षकों से कहना चाहते हैं कि बच्चों के में बदलाव लाइए, तब हमारी शिक्षा सही होगी। सर आप अपने स्कूल के विद्यालय व्यवस्था में कैसे सुधार किए? विद्यालय व्यवस्था में सुधार करने के लिए सबसे पहले हम शिक्षकों का पूरा सहयोग हमको मिला जी। सभी शिक्षकों के साथ हम लोग बैठे और हमने शिक्षकों को से यही कहा कि जब हम शिक्षा के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है तो हम सही से काम करेंगे। हम बच्चों को कुछ दें ताकि बच्चे हमें ज़िंदगी भर याद कर सकें। और ये बात मेरे दिमाग में रहती है कि अगर हम कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ के शिक्षकों को कोई याद नहीं रखता है, लेकिन प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को ज़िंदगी भर याद रखता है। तो ये सोच करके हम सोचा कि बच्चों में ऐसा बदलाव लावे
ऐसा शैक्षणिक माहौल उत्पन्न करें ताकि बच्चे जिंदगी भर याद कर सकें। और इसके लिए मुझे ग्रामीणों का सहयोग बहुत मिला। विद्यालय की व्यवस्था से उन्हें रूबरू कराया और सबसे बड़ी बात रही कि ग्रामीणों ने हम पर भरोसा किया। उनको ऐसा लगा कि ये शिक्षक आए हुए हैं, हमारा गांव का विद्यालय का सूरत बदल के रख देगा। और उनकी भरपूर सहयोग रहा, भौतिक संरचना के विकास में भी सहयोग रहा, शैक्षणिक गतिविधि में भी काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात देखने को मिला कि विद्यालय में बच्चों को भेजने लगे जी। एक गार्जियनों का विश्वास हुआ कि मेरा बच्चा विद्यालय में जाएगा तो वहाँ से कुछ न कुछ सीख के आएगा, पढ़ के आएगा। सर, मुझे पता चला है कि आपके जीवन में सरस्वती संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरस्वती संघ मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है जी। और सरस्वती संघ की स्थापना हम लोग बहुत छोटे पैमाने पर उस समय किया जब 9th क्लास में पढ़ा करता था जी। एक घटना ने सरस्वती संघ की स्थापना करा दिया। हमारे बड़े भैया वीरेंद्र कुमार जो संस्थापक हैं सरस्वती संघ का, वे एक सरस्वती माँ की मूर्ति लाए और उन्होंने कहा, खेलते कूदते रहते हो, रविवार को सरस्वती की पूजा किया करो। ये शब्द ने मानो कैसा दिमाग में घुस गया कि हम लोग सदैव अपने और भाइयों के साथ मिल करके हर रविवार को अपने ही घर में पूजा करना शुरू किया। अच्छा। शनिवार को बाजार लगता है, आज भी यहाँ गाँव में बाजार लगती है। और माँ उस समय 50 पैसा शनिवार को बाजार में खाने के लिए दिया करती थी। तो उस पैसा को मैं नहीं खाता था, सोचता था कि अगर खा लेंगे तो फिर प्रसाद कहाँ से लाएंगे। तो ये दिमाग में था। और संघ में बताने के लिए हम भाषण की तैयारी किया, संघ में जीके लिखाने के लिए जीके खुद पढ़ा। तो इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि मैं कुछ भी अगर कर पाया तो माँ सरस्वती की प्रेरणा मुझ में बहुत रही है। और आज तक मैं सरस्वती का एक सेवक के रूप में काम करते रह रहा हूँ। सरस्वती संघ का आज भी मैं सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। और मैं इसे चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में एक बूंद रक्त रहेगा तब तक मेरी सांसें, मेरी आंखें सरस्वती संघ के लिए रहेगी। सर, आज सरस्वती संघ को आप किस रूप में देख रहे हैं? मनीष जी, सरस्वती संघ तिलैया की स्थापना मार्च 1990 में हुई और तब से आज तक 2026 तक की बात कर रहे हैं, 2026 अभी चल रही है। यहाँ तक आज कोई रविवार ऐसा नहीं हुआ जहाँ इस गांव में सरस्वती की पूजा नहीं हुई जी। और सबसे बड़ी बात है कि सारे विद्यार्थी एक जगह एकत्रित होकर के माँ भारती के तस्वीर के समक्ष पूजा अर्चना करने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधि, भाषण, विचार व्यक्ति की जाती है, विज्ञान प्रदर्शनी की जाती है, संगीत, पेंटिंग, कला, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता, विभिन्न विषयों का चर्चा, समसामयिक घटना पर चर्चा। इस प्रकार के संस्था में जो अध्ययन और अध्यात्म को जोड़ करके चलने वाली संस्था है, इसीलिए सरस्वती संघ को कहा गया है कि अध्ययन और अध्यात्म में तालमेल बैठाने वाली संस्था है। आज सरस्वती संघ की स्थापना काल से आज तक हमारे गांव की अगर विकास की भूमिका में देखा जाए तो सरस्वती संघ की अहम भूमिका रही। यहाँ सभी विद्यार्थी एकत्रित होकर के रात्रि में एक जगह बैठ कर के पढ़ते हैं। सीनियर जूनियर को पढ़ाते हैं, जूनियर और छोटे जूनियर को पढ़ाता है। और इस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि हर 1-2 घर पर सरकारी जॉब देखने को अगर मिल रहा है तो इसमें सरस्वती संघ की अहम भूमिका देखने को मिलता है। सरस्वती संघ में हमारे शंकर सर हैं जो हमेशा मेहनत करते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और अगर उन्हें कहा जाए तो लौह पुरुष कहा की संज्ञा हम लोग ने दिया है कि वे जो भी काम लेते हैं वे कर देते हैं। सत्यनारायण यादव हैं जे हम अपने गांव को शिक्षा का भीष्म पितामह कहा गया, उन्हीं के कृपा से शिक्षा का यहाँ पर शुरुआत हुआ है। और आज हमारा संघ बहुत सफल है। 36वां वार्षिकोत्सव
की ओर बढ़ रहा है। मगध मेधाविता प्रतियोगिता के माध्यम से भी इससे पूरे क्षेत्रीय स्तर पर कंपटीशन की भावना जागृत करने में सरस्वती संघ सफल रहा है। सरस्वती संघ तिलैया का उद्देश्य क्या है सर? सरस्वती संघ का उद्देश्य है अध्ययन और अध्यात्म जी। तो हम लोग विद्यार्थी 7 दिनों का सप्ताह होता है तो 6 दिन पढ़ता है और अगर रविवार को 2 घंटा के लिए अध्यात्म से जुड़ता है तो उसे और एनर्जी प्राप्त होता है। तो इसमें यह सरस्वती संघ सफल हो रहा है अध्यात्म को जोड़ने के लिए। और जहाँ तक अध्ययन की बात है तो हमारे गांव के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, सरस्वती संघ और विद्यालय जो निजी विद्यालय है आजाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तिलैया और आजाद पुस्तकालय तिलैया जी। और भी निजी विद्यालय हैं जो सब हमारे गांव के लिए आधार स्तंभ है जी। तो आजाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन AEI तिलैया भी सरस्वती संघ से जुड़ा हुआ है, सरस्वती संघ के माध्यम से संचालित की जा रही है और वह शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में अपनी भूमिका को निर्वहन कर रहा है। जो हमारा अध्ययन का क्षेत्र उद्देश्य है संघ का, वह उद्देश्य को पूरा करने में AEI तिलैया और आजाद पुस्तकालय तिलैया एक महत्वपूर्ण स्तंभ में की तरह काम कर रही है। सर हम आपके गांव के बच्चे हैं सर, आप कहीं ना कहीं कल आपकी इर्द गिर्द घूमने से डरते थे, आज आपके साथ बैठने का मौका मिल रहा है तो सर मेरे लिए क्या सलाह है? मनीष जी, कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है जी सर, कार्य बड़ा होता है जी। अंबेडकर साहब ने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा से दहाड़ेगा। तो आप भी शिक्षा के ही काम कर रहे हैं और हम भी शिक्षा के ही काम कर रहे हैं। तो आप हमारे गांव के हैं और इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं तो काफ़ी बेहतर है। यह भी एक चुनौती और जोखिम भरा कार्य है और आप सही तरीके से कर ले रहे हैं। आने वाले समय में आप काफ़ी बेहतर होंगे और हम दिल्ली में पटना में जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे गांव से एक उगता हुआ सितारा है, एक चांद तारा कहा जाए, सितारा कहा जाए, तो हमारे लिए तो एक गर्व की बात है कि आप जो कर रहे हैं हमारा सहयोग पूरा रहेगा और पूरी हिम्मत, उत्साह और ऊर्जा। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो दिखाया जाए ईमानदारी के साथ दिखाया जाए। तो इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और हम ईश्वर से उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सर आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को इतना प्रेरणादायक बातें बताई, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी कि आपने मुझे भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।